चाहिए। रोहित और अनिका मारवा हाउस की उस शांत सी लाइब्रेरी में बैठे थे। चारों तरफ फैली किताबों की खुशबू और लकड़ी के फर्नीचर की गर्माहट के बीच उनका मन बहुत भारी था। दमयंती के जाने के बाद भी उनके दिलों में एक अजीब सा डर और बेचैनी छाई हुई थी। रोहित ने धीरे से अनिका की तरफ देखा और कहा, अनिका, मैं समझता हूँ कि बच्चों को अभी यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। अगर दमयंती सही कह रही थी तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है। अगर तुम कहो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? अनिका ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर मारवा, हर बार मुझसे परमिशन क्यों मांगते रहते हैं? कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप खुद ही अपने सवालों के जवाब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। अनिका की इस बात पर रोहित के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गहरी उलझन साफ नजर आ रही थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अनिका, जब दमयंती ने सरेंडर कर दिया है तो अब क्या तुम ये अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक जारी रखोगी, या अब हमें ये सच सबके सामने ला देना चाहिए? अनिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर गंभीरता और उलझन दोनों साफ छलक रहे थे। उसकी उंगलियां बार बार उसके दुपट्टे के किनारों को मोड़ रही थी, जैसे वो अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ पल तक वो ऐसे ही चुपचाप बैठी रही। फिर उसने धीरे से सिर उठाकर रोहित की आंखों में झांका और कहा, मिस्टर मारवा, मुझे भी लगता है कि अब इस नाटक को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। सच ये है कि अगर दमयंती की बातों में सच्चाई है और वो इंसान सच में हमारे बीच का ही है, तो उसे ये बात पहले से ही पता होगी कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। क्योंकि जब हम आकाश को दमयंती के किले से बचाकर लाए थे, तब हालात ही ऐसे बने कि हमें सबके सामने ये सच मानना पड़ा था। सबको बताना पड़ा कि मेरी याददाश्त कब की वापस आ चुकी है। हमने आकाश को बचाकर लाने के बाद खुद ही सबको ये सच बता दिया था। अनिका ने धीमे और साफ शब्दों में कहा, तो मुझे लगता है कि अब इस बात को छुपाने का कोई भी मतलब नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम सबके सामने इस सच्चाई को पूरी तरह से रख दें, इससे पहले कि कोई और इस सच्चाई का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अनिका के शब्दों में न सिर्फ सच्चाई थी, बल्कि एक निश्चय भी झलक रहा था। रोहित ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी आंखों में झलकती गंभीरता से उसे देखा। उनकी बातचीत में भले ही कोई ज्यादा शब्द नहीं थे, लेकिन एक गहरी समझदारी थी। एक तरफ मारवा हाउस में अनिका और रोहित अपने मन में पल रहे शक और डर को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली के एक कोने में कुछ बहुत ही खतरनाक और डरावना काम हो रहा था। दिल्ली के बीचों बीच एक मेंटल हॉस्पिटल था, जो बाहर से एकदम सामान्य सा दिखता था। दीवारों पर लगे बड़े बड़े बोर्ड, सफेद कोट पहने डॉक्टर और पेशेंट्स की भीड़, सब कुछ ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी आम हॉस्पिटल में होता है। बाहर से देखो तो लगेगा कि वहाँ हर एक पेशेंट को ठीक से ट्रीटमेंट मिल रहा है। डॉक्टर भी पेशेंट को बहुत ही शांत तरीके से समझा रहे थे। कमरे के दरवाजे पर खड़ा गार्ड भी एकदम नॉर्मल नजर आ रहा था। लेकिन इस हॉस्पिटल की इमारत के नीचे बेसमेंट में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। इस बेसमेंट में एक लंबा और अंधेरा कॉरिडोर था, जिसमें न सिर्फ अजीब सी गंध फैली हुई थी, बल्कि हर कदम पर डर की एक लहर भी महसूस हो रही थी। उस बेसमेंट के कमरे में कई लोग बंदी बना के रखे गए थे। उन सबके चेहरे पर डर और दर्द साफ नजर आ रहा था। कुछ के हाथों में जख्म के निशान थे, तो कुछ के चेहरे पर उभरती हुई वेन्स, जो एक अजीब सी बीमारी की तरफ इशारा कर रही थी। वहां 2 डॉक्टर थे जो सफेद कोट पहने हुए थे। उनके चेहरे पर किसी भी तरह की दया या इंसानियत का नामो निशान नहीं था। वो एक के बाद एक उन लोगों के शरीर में कुछ लिक्विड इंजेक्ट कर रहे थे। जैसे ही सिरिंज का लिक्विड उन लोगों की नसों में उतरता, उनकी बॉडी अचानक से कांपने लगती। आंखें हरी पड़ जाती, एक ऐसी हरी चमक जो किसी पागल जानवर जैसी लगती थी। कुछ ही पलों में वो लोग अपनी आंखों से सबको ऐसे घूरने लगते थे जैसे किसी ने उनकी आत्मा को निगल लिया हो। इसी दौरान उन लोगों के बंधे हुए हाथ पैर फड़फड़ाने लगते। वो अपने ही शरीर को नाखूनों से कुरेदना शुरू कर देते। उनके हाथ और पैर बंधे होने के बावजूद उनकी चीखें और झटके उस कमरे की दीवारों को खपा रहे थे। उनकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक ने तो इतनी जोर से अपने हाथ को नाखून से काट लिया था कि खून की बूंदें फ्लोर पर गिरने लगी। उसके शरीर पर ऐसे निशान बन चुके थे जैसे किसी जानवर ने उसे नोच दिया हो। बेसमेंट के दूसरे कोने का मंजर तो और भी भयानक था। वहां कुछ और लोग बंधे हुए थे। उनके सामने एक आदमी कच्चे मांस के टुकड़े रखता और वो लोग उन पर ऐसे टूट पड़ते जैसे बहुत दिनों से भूखा कोई दरिंदा अपने शिकार पर झपट पड़े। उनकी आंखों में भूख नहीं, बल्कि एक वहशी पागलपन झलकता था। कोई भी अगर ये मंजर देख लेता तो उसकी आत्मा कांप उठती। ये सब नर्क जैसा लग रहा था। इधर स्वाति मल्होत्रा के किले में भी माहौल कुछ कम उलझा नहीं था। स्वाति मल्होत्रा अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी, जिसे वो बार बार खोल रही थी, फिर बंद कर रही थी। जब से उसने दमयंती देवी की बात सुनी थी, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी घर कर गई थी, जो उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे दमयंती देवी ने खुद को इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया। उसके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि कहीं ये सब बस एक चाल तो नहीं। लेकिन ये सवाल ही नहीं,
उसने अनिका के आसपास मंडराते खतरे की भी बात सुनी थी। दमयंती देवी ने अनिका को जिस तरह से आगाह किया था, वो स्वाति को अंदर तक हिला गया था। स्वाति मल्होत्रा सोच में पड़ गई थी, कहीं हमारे ही घर में कोई ऐसा तो नहीं जो हमें और अनिका को गुमराह कर रहा हो। उसका दिल बार बार इस ख्याल से कांप उठता कि कहीं उसका अपना ही कोई अपना दुश्मन न बन गया हो। अभी तक स्वाति मल्होत्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि इस वक्त कोई भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, जिस खतरे की दमयंती देवी ने बात की थी वो कहीं बहुत पास तो नहीं। काफी घंटों की लगातार कोशिशों और सैकड़ों दस्तावेजों को खंगालने के बाद भी स्वाति मल्होत्रा के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे वो साफ साफ कह सके कि राजीव गुलेरिया ही वो आदमी है जो अनिका के खिलाफ साजिश रच रहा है। हालांकि स्वाति का शक अब भी राजीव पर ही ज्यादा था, क्योंकि उसके अलावा किसी और पर उसका शक नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि कोई और भी तो ऐसा हो सकता है जो अनिका को धोखा दे रहा हो। पर उसे ये मानना पड़ रहा था कि अगर राजीव सचमुच ऐसा कर रहा है तो उसने बहुत ही सफाई से सब कुछ छुपा रखा है। इसी उलझन में वो बार बार अपने ही दिमाग में उठ रहे सवालों का हल ढूंढने की कोशिश करती रही। इधर मारवा हाउस में रोहित और अनिका दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। एक तरफ रोहित अनिका को तसल्ली दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, तो दूसरी तरफ अनिका की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आता है और वो तेजी से खड़ी हो जाती है। वो बिना कुछ कहे अलमीरा की तरफ बढ़ती है और उसमें से अपनी गिफ्ट बॉक्स को ढूंढने लगती है। रोहित उसकी हरकत देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है, अनिका सब ठीक है ना? तुम इतनी बेचैन क्यों हो? क्या ढूंढ रही हो? अनिका थोड़ी देर तक बिना कुछ कहे अपनी अलमीरा में ढूंढती रहती है और फिर जवाब देती है, रोहित, मुझे मेरे बर्थडे पर जो गिफ्ट बॉक्स मिले थे उनमें से एक बहुत खास था। वो मुझे मॉम ने दिया था, मैं वही ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर रोहित का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाता है। वो फिर याद करता है कि उसने ही वो बॉक्स पहले ही छुपाकर रख दिया था ताकि किसी को उसके बारे में भनक तक ना लगे। वो अनिका की मदद के लिए अलमीरा की सबसे ऊपरी सेफ में हाथ डालता है और वहां से वो छोटा लेकिन खास गिफ्ट बॉक्स निकालकर अनिका को दे देता है। अनिका के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो उस बॉक्स को बहुत ही सावधानी से खोलती है। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है उसमें से एक खूबसूरत डिजिटल वॉच निकलती है। लेकिन ये वॉच कोई आम घड़ी नहीं थी। उसके डिजाइन में और उसकी चमक में कुछ तो खास था। रोहित ने जब उस वॉच को देखा तो वो भी थोड़ा हैरान हो गया। उसने अनिका से पूछा, अनिका, ये वॉच तो बहुत ही अलग लग रही है, इसमें ऐसा क्या खास है? अनिका उस वॉच को बहुत ध्यान से देखती है। उसके हर बटन, हर कोने को गौर से देखने के बाद वो गहरी सांस लेकर कहती है, रोहित, ये कोई साधारण वॉच नहीं है। ये मॉम ने खुद मेरे लिए डिजाइन करवाई थी। इसमें एक खास फीचर है, अगर मुझे कभी भी किसी मुश्किल या इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो मैं इस वॉच के जरिए मॉम को सीधा सिग्नल भेज सकती हूँ और जैसे ही मॉम को मेरा सिग्नल मिलेगा वो मेरे पास पहुंच जाएंगी। रोहित ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर उसने अनिका की आंखों में देखते हुए कहा, ये तो कमाल की बात है अनिका, इसका मतलब है कि इस वॉच के जरिए तुम मुझ तक भी सिग्नल भेज सकती हो, है ना? अनिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ, अगर मुझे लगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मैं तुम्हें भी इस वॉच से सिग्नल भेज सकती हूँ। अनिका ने जब वो वॉच अपनी कलाई पर बांधी तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने रोहित को गौर से देखते हुए कहा, रोहित, ये घड़ी सिर्फ समय देखने का एक मामूली उपकरण नहीं है, ये तो एक पूरा युद्धक उपकरण है जो मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। मॉम ने इसे मेरे लिए खास तौर पर तैयार किया है। इसमें जो जो फीचर्स जोड़े गए हैं वो इसे बेहद खास बनाते हैं। अनिका ने वॉच की स्क्रीन को ध्यान से दिखाते हुए कहा, अब इसमें जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। इसका मतलब है कि मैं कभी भी कहीं भी रहूं, ये घड़ी मेरे लोकेशन को सटीक तरीके से बता सकती है। अगर मुझे किसी दुश्मन का पीछा करना हो या किसी दुश्मन की जगह का पता लगाना हो तो ये मुझे पूरी सहायता देगी। रोहित ने उसकी आंखों में उत्सुकता देखी। अनिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इसके अलावा इसमें नाइट विजन और इंफ्रारेड सेंसर भी हैं। अंधेरे में भी मैं हर चीज को साफ साफ देख सकती हूँ। दुश्मन अगर रात के अंधेरे में हमला करना चाहे तो भी मैं उसके हर मूवमेंट को पकड़ सकती हूँ। अब रोहित की आंखों में हल्की चमक थी। अनिका ने उसकी हथेली को पकड़ते हुए कहा, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। मैं जब चाहूँ मॉम से या फिर तुमसे या किसी और से बात कर सकती हूँ। चाहे कितना भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, ये सिस्टम मुझे सीधे कनेक्शन देता है बिना किसी रुकावट के। अनिका अब थोड़ी भावुक हो गई थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, इसके अलावा इसमें बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग भी है। मैं किसी भी इंसान की धड़कनों, शरीर का तापमान और बाकी स्वास्थ्य की जानकारी जान सकती हूँ। सोचो रोहित, अगर कभी किसी को मदद की जरूरत हो तो मैं तुरंत उसे मेडिकल हेल्प दे सकती हूँ। ये मेरी डॉक्टरी फील्ड में भी काम आने वाला है। रोहित इस सब को सुनकर दंग रह गया था।
उसने पूछा, अनिका क्या इसमें और कुछ खास फीचर भी है? अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसमें ड्रोन कंट्रोल इंटीग्रेशन भी है। अगर हमें दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखनी हो या हमें कोई जानकारी तुरंत चाहिए हो तो मैं इस घड़ी से ड्रोन कंट्रोल कर सकती हूँ। और ये किसी साधारण टेक्निक से नहीं बल्कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ी रहती है। जब भी नेटवर्क हो ये सैटेलाइट से कनेक्ट होकर मुझे अलर्ट भेजती रहती है। रोहित की आंखें अब पूरी तरह खुली हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये तो कमाल की घड़ी है अनिका। अनिका ने धीरे से कहा, और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मोशन डिटेक्शन और सुरक्षा अलर्ट भी है। जैसे ही कोई भी सस्पेक्टेड हरकत होती है घड़ी मुझे तुरंत चेतावनी दे देती है। मॉम ने इसे मेरे लिए बनाया है क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन मुझे ऐसी ही किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। ये घड़ी युद्ध के मैदान में मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। न सिर्फ मुझे सुरक्षा देगी बल्कि मेरी सोच को और भी तेज बनाएगी। अनिका की बातें सुनकर रोहित के मन में कई सवाल उठने लगे। वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। आखिर उसने अनिका से धीमे स्वर में पूछा, लेकिन अनिका, तुम्हारी मॉम ने ये सब कैसे बना लिया? इतनी हाईटेक चीजें कैसे संभव है ये सब? रोहित को ये देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि जब अनिका में इतनी पावर और समझ है तो उसकी मॉम में तो इससे कई गुना ज्यादा पावर होगी। उसके मन में एक पल के लिए भी शक नहीं था। वो जानता था कि अनिका की मॉम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जानती है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। वो अपनी आंखों में हल्की सी हैरानी के साथ अनिका की तरफ देखता है और धीमे से कहता है, अनिका, क्या मैं इस वॉच को नजदीक से देख सकता हूँ? अनिका उसकी उत्सुकता देखकर मुस्कुरा देती है और बिना कोई हिचकिचाहट के वो वॉच उसकी हथेलियों में रख देती है। रोहित के हाथों में जैसे ही ये घड़ी आती है वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। वो घड़ी को घुमाकर हर एंगल से देखता है। उसकी स्क्रीन पर उंगलियों से हल्की सी सफाई करता है जैसे किसी दुर्लभ खजाने को देख रहा हो। उसके चेहरे पर अब सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि एक तरह का सम्मान भी झलक रहा था। कुछ देर के बाद वो गहरी सांस लेकर कहता है, सुपर्ब, ये तो वाकई में कमाल की चीज है। ऐसी टेक्नोलॉजी तो किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकती। अनिका, तुम्हारी मॉम सच में कमाल की है। उन्होंने जो चीजें बनाई हैं वो इतनी एडवांस्ड और इतनी रहस्यमयी होती हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अनिका की आंखों में एक चमक थी। वो जानती थी कि उसकी मॉम की बनाई हर चीज उनकी सोच से भी आगे होती है। अनिका ने धीमे से कहा, रोहित, मॉम हमेशा से कहती थी कि टेक्नोलॉजी का असली इस्तेमाल तब होता है जब वो सिर्फ मशीन ना होकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। इस वॉच में उन्होंने हर उस चीज को शामिल किया है जो किसी भी इमरजेंसी में मेरी मदद कर सकती है। इधर दूसरी तरफ ओमकार और प्रीति डिनर के लिए निकल चुके थे। रात्रि का समय था। एक खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट में जहां चारों तरफ हल्की हल्की लाइटें झिलमिला रही थीं। कोने कोने में गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू फैल रही थी और बैकग्राउंड में धीमी धीमी रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। प्रीति और ओमकार एक कोने की टेबल पर बैठे हुए थे जहां से पूरे शहर की जगमगाहट साफ साफ दिख रही थी। ओमकार ने पानी का गिलास रखते हुए मुस्कुराकर कहा, प्रीति, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि हम आज साथ बैठे हैं। इतने सालों की हमारी रिलेशनशिप के बाद आज हम दोनों एक नए बंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब अनिका दीदी के कारण ही तो हुआ है। अगर वो ना होती तो शायद हम आज भी एक दूसरे के लिए तरस रहे होते। प्रीति उसकी बात सुनकर आंखों में हल्की सी नमी लिए मुस्कुराते हुए बोली, सच कहूँ ओमकार, कभी कभी मुझे लगता है जैसे ये कोई सपना है, और अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहती कि ये सपना कभी टूटे। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए अनमोल है। ओमकार थोड़ा झुककर प्रीति के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, प्रीति, तुम हमेशा से ही मेरी खास रही हो, पर आज जब मैं तुम्हें इस एंगेजमेंट रिंग के साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अब जिंदगी पूरी हो गई है। तुम्हें पाकर मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। अब मेरे पास और कोई ख्वाहिश नहीं है। थोड़ा रुककर उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए और जिम्मेदारियां लेकर आएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं गुलेरिया कंपनी ज्वाइन कर लूँ। वहाँ काम करने से मैं अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभा पाऊंगा और तुम्हें वो सारी खुशियां दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। ओमकार की बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उसकी आंखों में नमी सी आ जाती है, मानो उसके दिल को एक सुकून मिल गया हो। प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है, ओमकार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी ये डिसीजन ले लोगे। सच कहूँ तो मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम अपनी पहचान खुद बनाओ। हाँ, तुम्हारा पेट क्लिनिक बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में कुछ और भी सीखना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से बहुत मेहनती रहे हो, लेकिन जब तक तुम अपनी फील्ड में एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक तुम्हें भी खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। ओमकार प्रीति की बातों को सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है। वो प्रीति की तरफ देखते हुए कहता है, प्रीति, सच कहूँ तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि तुम्हारे साथ एक सिक्योर और स्टेबल लाइफ देना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, मुझे पता है कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक मैं खुद भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं भी पूरी तरह से सुकून महसूस नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने क्लिनिक को तो कंटिन्यू करूंगा ही, लेकिन साथ में गुलेरिया कंपनी में भी ज्वाइन कर लूंगा,
ताकि मैं वहां से बिजनेस की नॉलेज ले सकूं और आकाश भैया की मदद भी कर सकूं। प्रीति ने ओमकार का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, ओमकार, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। मुझे तुम पर हमेशा से ही भरोसा था। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर डिसीजन में। अब ओमकार और प्रीति दोनों ही एक दूसरे की आंखों में झांककर मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे रेस्टोरेंट का माहौल और भी रोमांटिक होता जा रहा था। रोशनी हल्की हल्की मध्यम हो रही थी और दूर से आती संगीत की धुन माहौल को और भी खास बना रही थी। डिनर कंप्लीट करने के बाद जब वो दोनों बाहर निकलने लगे तो तभी ओमकार की नज़र दूसरी टेबल पर पड़ती है। वहां मुक्ता और सनी बैठे हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। ओमकार ने तुरंत प्रीति की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, देखो प्रीति, वहां तो सनी और मुक्ता भी हैं। प्रीति ने भी जैसे ही सनी और मुक्ता को देखा उसकी आंखों में भी एक खुशी की झलक आ गई। ओमकार ने सोचा कि वो उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहता, इसलिए उसने धीरे से अपना फोन निकाला और सनी को एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, अपने पीछे वाली टेबल पर देखो, हम भी यहीं बैठे हैं। सनी ने जैसे ही अपना फोन देखा उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। सनी ने ओमकार को रिप्लाई करते हुए लिखा, ओमकार, क्यों ना हम सब मिलकर एक मूवी का प्लान बना लें, वैसे भी डिनर कंप्लीट हो गया है। ओमकार ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, चलो मूवी का प्लान अच्छा रहेगा। प्रीति ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है कि हम सब साथ में बाहर गए हों। फिर वो चारों एक साथ बाहर निकलते हैं। बाहर की ठंडी हवा और रात की नज़ाकत उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। प्रीति ने मुक्ता से हंसते हुए कहा, अरे मुक्ता, तुम हमें भूल गई क्या? जब तुम लोग यहाँ आ रहे थे तो हमें भी बता देती, हम सब साथ में ही आ जाते। मुक्ता ने शर्माते हुए कहा, अरे प्रीति, सच में हमें नहीं पता था कि तुम लोग भी यहीं पर हो, वरना हम सब साथ में ही प्लान बना लेते। अब वह चारों आपस में खूब हंसते और मजाक करते हुए बाहर निकलते हैं। मूवी थिएटर के रास्ते पर वो एक दूसरे के साथ अपने अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। प्रीति मुक्ता का हाथ पकड़कर कहती है, सच में आज का दिन बहुत ही स्पेशल बन गया। और ये सब बातचीत, ये प्यार, ये विश्वास, इन सब के बीच ओंकार के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपनी लाइफ का सबसे सही डिसीजन लिया है। और इस बार प्रीति और उसके दोस्तों का साथ उसे और भी ज्यादा हिम्मत दे रहा था। अब वो चारों थिएटर में एंटर करते हैं और मूवी देखने के लिए तैयार होते हैं। मूवी की शुरुआत के साथ ही उनके चेहरे पर एक उत्साह और एक नई उम्मीद झलकने लगती है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आ रही है। कभी कभी जिंदगी में जो हमें दिखता है वही सच नहीं होता। अनिका की घड़ी, उसकी माँ की रहस्यमयी दुनिया और रोहित का भरोसा, सब मिलकर एक ऐसे राज को छुपाए हुए हैं जिसे जानकर सबके होश उड़ सकते हैं। क्या अनिका की माँ वाकई में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है या वो कोई और ही खेल खेल रही है? क्या रोहित का यकीन इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर ये सब कुछ महज एक छलावा है? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।